अब तक जो हमारी रिसर्च है इसमें राकेश वर्मा इसी तरह एक मोहरा है जैसे प्रताप सिंह था। इस वक्त राकेश वर्मा सियासत में तो है लेकिन किसी सरकारी गद्दी पर नहीं। इसकी वजह क्या है, इस बारे में दो बातें सामने आई हैं। एक तो उसकी मुखालफत बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है पार्टी के अंदर से, उसने कुछ ज्यादा ही लूट मार शुरू कर दी थी। दूसरी वजह यह बताई गई है कि वो किसी ज़ेरे जमीन काम पर लग गया है, वहां उसकी मसरूफियात बढ़ गई हैं। अब सच क्या है कोई नहीं जानता। रितु वैसे वो होता कहाँ है, मैंने पूछा। इसके ज्यादातर 3 ठिकाने हैं। एक चंडीगढ़ जहां उसकी सियासत है, दूसरा फरीदकोट जहां बहुत कम आता है, और तीसरा इनके दरमियान है लुधियाना जहां से वो अपने काले धंधे देखता है। तुम्हारे ख्याल में कहां पर हाथ डालना चाहिए? मैंने यूं ही ख्याल के तहत पूछा तो वो जरा सोच कर बोली, कहीं पर भी हाथ डालोगे तो वहीं से उसकी पुष्पनाई करने वाली तंजीम कल्याण जी तुम्हारे पीछे लगेगी। एक तूफान उठ जाएगा जिसका बहरहाल मुकाबला करना पड़ेगा। उसे साफ लफ्जों में सूरत हाल बता दी। मैंने सुना था इस कल्याण जी नामी तंजीम का बड़ा ओहदेपुर में है, कल्याण आनंद नाम है उसका, वो पताया में है। और मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोली, ऐसा ही है, तुम ठीक कह रहे हो। वो जो पताया वाला बंदा था ना वो मर गया है, बल्कि पताया से सारी बात ही खत्म हो गई है इस तंजीम की। अब वहां इसका कोई बड़ा नहीं है, जो है वो यहीं भारत में वही सब देखता है। ज्यादा गुमान यह है कि यहाँ की भारतीय एजेंसी ही उसे बगल बच्चा तंजीम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मैं एक छोटी सी बात कहूं? अचानक रविंदर सिंह बोला। हाँ बोलो, मैंने कहा। यहां पर उसे लाना है तो उसके किसी अपने को खत्म करना होगा। क्रियाक्रम के लिए तो आएगा ना, यहीं बस काम कर देंगे उसका, उसने सुकून से कहा। सिर्फ राकेश वर्मा को नहीं मारना रविंदर, मैंने सर्द लहजे में कहा। तो फिर? उसने हैरत से पूछा। तुम देखते जाओ, मैंने कहा। फिर लम्हा भर रुक कर रितु की तरफ देख कर बोला, अब एक ही तरीका है, मारो और भाग जाओ। इस वक्त तक जब तक हम सामने नहीं आ जाते ऐसे ही वार करते रहें, मैंने हतमी अंदाज में कहा। बिल्कुल मुनासिब यही है, बहुत सोचकर और बड़े सुकून से किसी बड़े काम को खत्म किया जाए। रितु ने मेरी बात की तायीद कर दी। अब रविंदर, तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम यहां से वो बंदा देखो जो राकेश वर्मा का सबसे बड़ा मुखालिफ है। वो तो कई सारे हैं, उसने जवाब दिया। और इसके सबसे करीबी शख्स की मालूमात? मैंने पूछा। वो भी मिल जाएगी थोड़ी देर में, उसने जवाबन कहा। तो पता करो और बताओ, फिर प्लान करते हैं, मैंने कहा। और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा दी। वो उठकर चल दिया। मैं और रितु यूं ही इस बारे में बातें करने लगे। इस वक्त हम डिनर से फारिग हो चुके थे। रात लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी मालूमात नहीं पहुंची थी जिनसे मैं कोई अपना रास्ता बना सकता। मेरे इर्द गिर्द काफी लोग जमा हो गए थे। इतना रश तो किसी को भी मुतवज्जा कर सकता था। जहन में यही था कि बस रितु होगी और मैं बज़ाहिर मियाँ बीवी के दिखावे से रहेंगे। यहाँ तक कि कोई खास टास्क नहीं मिल जाता। मैं यहाँ फरीदकोट में कोई रहायश पजीर होने थोड़ी आया था। रविंदर सिंह सर शाम ही बाहर निकल गया था जो अब तक नहीं लौटा था। मैं अपने कमरे में बैठा था मगर बेचैन था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कमरे से बाहर निकलूं। मैं भी ये सोच रहा था कि मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसके साथ ही रितु अंदर आके। वो हमेशा मुझे एक खुरदरी औरत लगी थी, जैसे औरत होते हुए भी उसके अंदर निस्वानी एहसासात न हो। उसने गहरे रंगों की शलवार कमीज पहनी हुई थी। इसी मुनासबत से बड़ा आंचल था। इसी रंग की मुनासबत से गहरी लिपस्टिक लगाई हुई थी। ये सब मामूल से हट कर था। बिलाशुबा ये थोड़ा सा हट कर था और हैरान कुन था। वह हल्के से मुस्कुराते हुए आई और बेड के साथ धरे एक सोफे पर बैठ गई। रितु, खैरियत तो है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। इससे पहले कि वो मुझे जवाब देती मेरा सेल फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। मैंने चंद लम्हे स्क्रीन को देखा, फिर कॉल रिसीव कर ली। मैंने हेलो कहा तो दूसरी जानिब वही शख्स था जिसने 2 दिन पहले फिलिंग स्टेशन पर मुझसे बात की थी। अली ही बात कर रहे हो ना? एकदम से मेरे जहन में ये बात आई कि चलो वहां तो ठीक था, इसने बात कर ली, मगर यहां वो कैसे बात कर रहा था? हाँ बोलो, क्या बात है? मेरा ख्याल है कि तुमने मेरे फोन को सीरियस नहीं लिया, उसने धमकी आमेज लहजे में ताकमाना अंदाज में कहा। यार मैं तुम्हें जानता तक नहीं, खुद अपने बारे में बताते हो, ना ही कोई अच्छी बात करते हो, मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? मैंने सर्द मेहरी से जवाब दिया। क्या पूजा का हवाला काफी नहीं था? कहाँ है वो? मेरा ख्याल है तुम फिल्में कुछ ज्यादा ही देखने लगे हो, इसलिए। शट अप, उसने सर्द लहजे में कहा, फिर लम्हा भर रुक कर बोला। यहीं रहना, मैं पहुंच रहा हूं तुम तक। क्या मतलब तुम? मैंने कहना चाहा तो वो बोला, मतलब मैं अभी आकर समझाता हूं। ये कहती उसकी आवाज मादूम हुई और उसके साथ ही कॉल ड्रॉप हो गई। ये क्या हो रहा था?
उसे मेरे बारे में कैसे पता था, वो कैसे मुझ तक पहुंच रहा था। ये सोचते ही मेरे बदन में सनसनी फैल गई। मुझे अंदाजा हो गया कि अब कुछ होने वाला तो जरूर है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो गए हो? रितु ने मेरे चेहरे पर देखते हुए पूछा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही एक बंदा धमकियां दे रहा है। मगर तुम्हारे चेहरे पर तो परेशानी थी, उसने सरसराते हुए लहजे में कहा। जब किसी बात की समझ न आ रही हो तो ऐसा होना फितरी सी बात है। खैर उसे छोड़ो, तुम कहो, बड़े एहतमाम से तैयार हुई हो। वो चंद लम्हे खामोश रही, जैसे समझ गई हो कि मैंने बात बदली है। उसने गहरा सांस लिया और मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे ही बस मन चाह रहा था कि बाहर निकलें, खुली फिजा में जाएं। रितु, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूं? मैंने मसूनी हैर से पूछा तो मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें अब भी नहीं समझूंगी? मैं देख रही हूं तुम बाहर जाने के लिए पर तोल रहे हो। मैं भी तैयार हो गई, काफी समझदार हो गई हो। चलो फिर निकलते हैं। मैंने उठते हुए कहा तो वो भी उठ गई। हम लाउंज में आए तो रविंदर सिंह बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। किधर जा रहे हैं भाई जी? उसने हैर से पूछा। ऐਵੇਂ ही, बस घूमने फिरने जा रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है जाएं आप। उसने एकदम से कहा और एक तरफ हो गया। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन मेरी बात सुनकर उसने कुछ कहना मुअख्खर कर दिया हो। सो इसलिए मैंने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप हो आओ बाहर से, फिर बैठकर बात करते हैं। उसने धीमे से लहजे में कहा तो मैं सोफे की जानिब बढ़ता हुआ बोला, मैंने कौन सा किसी को वक्त दिया हुआ है कि लाजमन इसी वक्त पहुंचना है? तुम बात करो, मैं सुन रहा हूं। ये कहकर मैं सोफे पर बैठा तो मेरे साइड वाले सोफे पर विराजमान हो गया। उसके पास ही रितु भी बैठ गई थी। मैंने उसकी तरफ देखा, मकसद यही था कि वो अपनी बात कहे। सो उसने नरम से लहजे में कहा, भाई जी, हमारा यहाँ फरीदकोट में बैठना बिल्कुल फजूल है। राकेश वर्मा यहाँ नहीं आने वाला। वो पिछले तकरीबन 3 माह से यहाँ नहीं आया है। फर्ज करें हम यहाँ उसके किसी करीबी साथी को मार भी दें तो इसकी आखिरी रसूमात पर भी ना आए, ऐसा भी मुमकिन है? हाँ, ये हो सकता है, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा और फिर चंद लम्हे रुककर नरमी से पूछा, क्या हमें यह इल्म हो सकता है कि वो इस वक्त है कहाँ और इस तक रसाई कैसे मुमकिन है? मैंने बताया ना कि वो या तो लुधियाना में है या फिर चंडीगढ़। इन दोनों जगहों के अलावा वो बहुत कम कहीं जाता है। इस वक्त कहाँ हो सकता है? मैंने धीरे से पूछा। इस वक्त वो चंडीगढ़ में है, बल्कि वो पिछले 1 हफ्ते से वहीं पर है। वहां क्या चल रहा है ये नहीं पता, लेकिन राकेश वर्मा बहुत ज्यादा मसरूफ है। मेरे बताने वालों ने यही बताया है। रविंदर ने उलझे हुए लहजे में बताया। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मैंने कहा तो वो हंसते हुए बोला, जाना तो वही होगा ना जहां पर वो है, वो तो हमारे पास आने से रहा। अच्छा, इसका भी कोई बंदोबस्त करते हैं। मैं और रितु जरा बाहर से होकर आते हैं, बस जरा हवा खोरी के लिए। मैंने उठते हुए कहा, ठीक है। रविंदर ने सर हिलाते हुए कहा तो अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। तभी मैंने पूछा, रविंदर यार, तुमने मुझे यहाँ फरीदकोट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ का माहौल कैसा है? जो भी पूछ ले मैं बता सकता हूँ। चल अगर पूछता हूँ सुकून से, करते हैं गपशप। मैंने कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। मैं और रितु एक छोटी कार लेकर बाहर निकल गए। कार रितु ड्राइव कर रही थी। हमें जाना कहाँ है? कॉलोनी से निकलते हुए उसने पूछा। कहीं भी, बस आवारा गर्दी करनी है, मैंने पुरस्कून अंदाज में कहा तो वो खामोश हो गई। कॉलोनी से निकलते ही बड़ी सड़क पर आ गए। मैं खामोश था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राकेश वर्मा को अपने हदफ पर लाने के लिए कोशिश करूं या मुझे वही करना होगा जो मैं सोच कर आया था। आवारागर्दी? उसने हैरत से पूछा। मतलब इसमें हैरत वाली बात क्या है? मैं नहीं समझती तुम सिर्फ आवारागर्दी करने ही बाहर निकलोगे। जो असल बात है वो बताओ ताकि मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार रहूं। उसने इंतहाई संजीदगी से कहा तो मैं चंद लम्हों बाद बोला, तुम्हें पता है हर बात फोन पर नहीं हो सकती। चाहे हम कितना भी अपने फोन को महफूज बना लें, टेक्नोलॉजी है ना, अगर यह हमारे पास है तो किसी के पास भी हो सकती है। मुझे यहाँ की एक मकामी शख्स से मिलना है, अगर वो मिल गया तो। मेरे जहन में यही था। कर बताओ कहाँ जाना है? यहाँ बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के नाम से मंसूब एक तकिया बना हुआ है। टल्ला बाबा फरीद के नाम से है। वहां जाना है जो अजीत नगर में है कहीं। मैंने पुरस्कून अंदाज में कहा तो वो बोली, अपने फोन पर लोकेशन लगा दो, वहां पहुंच जाएंगे। मैंने लोकेशन लगा दी तो उसने धीमे से यूं पूछा जैसे वक्त गुजारी के लिए कोई बात करना चाहती हो। ये जो बाबा फरीद साहब हैं, मेरे ख्याल में इनका मज़ार पाकिस्तान में नहीं है, मतलब पाकिस्तानी पंजाब में। तुम ठीक कह रही हो, मुमकिन है बाबा फरीद यहाँ आए हों या इनसे कोई कहानी मंसूब कर दी गई हो, लेकिन यह तय है कि इस शहर का नाम इन्हीं के साथ मंसूब है। मैंने अपना ख्याल पेश किया। कौन सी कहानी मंसूब की गई है? उसने पूछा। मैं पूरी तरह तो नहीं जानता, लेकिन इतना मालूम है कि किसी राजा ने अपना किला बनाया था
इसकी तामीर के लिए हर बंदे को पकड़कर बेगार लेने का हुक्म दिया गया। इन्हीं दिनों बाबा फरीद भी वहीं थे, इनसे भी बेगार ली गई। वहां मजदूरों ने यह देखा कि बाबा फरीद के सर पर गारे मिट्टी वाली टोकरी ऊपर उठी हुई तैरती जा रही है, तो उसकी खबर राजा को हुई। उस राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा तो उस पर हकीकत खुली। तब राजा ने पैर पकड़कर मुआफी मांग ली। फिर राजा ने इनके नाम पर शहर का नाम रख दिया। रितु ने मासूमियत से पूछा तो मैं बोला, कहते हैं कि यह शहर बसता नहीं था, डाकू लुटेरे या कोई फौज इसे तहस नहस कर देती थी। राजा ने इस शहर की अमान बाबा फरीद से मांगी तो उन्होंने इस शहर का नाम बदलने का कहा और फिर फरीदकोट नाम पड़ गया। तब से अब तक वही खानदान किसी न किसी सूरत में यहां बाअसर रहा है। यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा उस बंदे से राब्ता है जिससे तुम मिलने जा रहे हो? नहीं, राब्ता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हो जाएगा, फिक्र ना करो, मैंने कहा तो वो खामोश हो गई। फिर उरानी के बारे में जिक्र छेड़ कर बैठ गई। तकरीबन 20 मिनट बाद हम गुरुद्वारा बाबा फरीद आ गए। एक पुरानी तर्ज का गली नुमा बाजार था। इस वक्त गली में थोड़ा रश था, या शायद हमें ऐसा लगा क्योंकि गाड़ी पार्क करने की हमें जगह नहीं मिल रही थी। गाड़ी पार करके हम उतर आए। मुझे वहां पर एक मखसूस चाय की दुकान की तलाश थी। मैं वही चाय की दुकान देख रहा था। जरा सी कोशिश के बाद वो दुकान दिखाई दे गई। वो वैसी ही एक दुकान थी जैसे गली मोहल्लों में होती है। दुकान के बाहर भट्टी जल रही थी जिस पर एक अधेड़ उम्र शख्स चाय बना रहा था। बाहर लकड़ी की बेंच रखी थी, वहां पर कुछ मुख्तलिफ उम्र के लोग बैठे हुए थे। मैंने जाते ही चाय वाले से पूछा, यहाँ गुड़ वाली चाय मिल जाएगी? मेरे यूं पूछने पर उसने कदरे उकताहट से जवाब दिया, अरे नहीं भाई, यहाँ कहाँ गुड़ वाली चाय चलती है। तो चलो यार, बाबा फरीद शक्करगंज की वजह से शक्कर वाली ही बना दो। मैंने भी सुकून ही से कहा तो बोला, अरे नहीं भाई, यहाँ सिर्फ चीनी वाली चाय मिलती है। तुम न जाने कहां से आ गए हो, पीनी है चाय तो बैठो वरना जाओ। उसने फिर उकताहट से कहा, मुझे तो यही बताया गया था कि यहाँ से गुड़ वाली चाय नहीं तो शक्कर वाली लाजमी मिल जाएगी। चल चीनी वाली बनाते, पर मीठा कम डालना, समझे? हाँ हाँ समझ गया, बैठो। उसने कहा तो मैं एक तरफ बेंच पर बैठा तो रितु मेरे साथ सिमट कर बैठ गई। हम खामोशी से उसे चाय बनाते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद उसने हमें कागज के 2 कप में चाय दी। रितु ने वो कप पकड़े, एक मुझे दिया और दूसरा खुद ले लिया। मैं चाय पीने लगा। अभी हमारी चाय खत्म नहीं हुई थी कि पास बैठे एक अधेड़ उम्र शख्स ने पूछा, चीनी ज्यादा तो नहीं? नहीं ज्यादा नहीं है, बस ठीक है। असल में आपको किसी ने शायद गलत जगह बता दी। यहाँ से थोड़ी दूर आगे अजीत नगर ही में एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है। वहां ऐसे ही ऊट पटांग खाने मिलते हैं। वहां एक दुकान है, वहां से गुड़ वाली या शक्कर वाली जैसी भी चाहेंगे वैसी ही चाय मिल जाती है। उसने बड़े एतमाद से कहा तो मैंने पूछा, क्या वहां पर कुछ अच्छा खाने को भी मिल जाएगा? हाँ भैया, वहां एक कचौरी समोसे की दुकान है और भी अंग्रेजी खाने मिल जाते हैं। ये कहकर उसने जरा सा सोचा, फिर एक दुकान का नाम बता दिया। फिर अगले चंद मिनट तक वो मुझे यूं ही इस फूड स्ट्रीट के बारे में बताते रहने के बाद उठकर चल दिया। कुछ देर बाद मैंने चाय खत्म की, बिल दिया और गाड़ी तक वापस आ गया। तभी मैंने कार में बैठते हुए कहा, फूड स्ट्रीट की तरफ चलो। रितु ने कार उस जानिब मोड़ ली। फूड स्ट्रीट में काफी रश था। हम गाड़ी पार करके उस मखसूस दुकान को तलाश करने लगे। वहां लोगों का काफी रश था। ये रश बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी भी फूड स्ट्रीट में होता है। औरतें, मर्द, बच्चे सभी वहां मौजूद थे। हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ देर बाद ही मुझे वो दुकान दिखाई दे गई। हम दोनों वहां बाहर बिछी कुर्सियों पर बैठ गए। रितु ने मेज पर पड़ा हुआ मेन्यू उठाया और पढ़ने लगी। ऐसे में एक सेहतमंद नौजवान बड़े सुकून से हमारे पास आया और पूछा, सर गुड़ वाली चाय में गुलाब की खुशबू डाल दूं? मुझे ऐसे ही कोड वर्ड का इंतजार था। मैंने भी उसी सुकून से कहा, गुड़ वाली चाय तो मिल नहीं रही, गुलाब कहाँ से डालोगे? सर आप कचौरियां खाएं, ठीक 15 मिनट बाद वहां सड़क पर मिलता हूँ जहां मोड़ पड़ता है। उसने पुरस्कून लहजे में कहा और वापस पलट गया। मैंने उसे जाते हुए देखा तो सामने एक तरफ छोटी सी दीवार पर मुझे वही शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया जिसने हमें चाय वाली दुकान से यहाँ भेजा था। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि हम यहाँ कार से पहुंचे हैं और वो पैदल ही पहुंच गया। वो हमसे बेनियाज बड़े सुकून से बैठा सिगरेट फूंक रहा था जैसे उसे दुनिया जहान से कोई गर्ज ना हो। हम कचौरियां खत्म करके पार्किंग तक आए तो हमें वो शख्स दिखाई नहीं दिया। रितु ने कार सड़क पर डाली तो सामने मोड़ पर वही दोनों एक बाइक पर दिखाई दिए। हम यहाँ था देखकर इन्होंने बाइक आगे बढ़ा दी। हम आगे पीछे चलते चले गए। हम एक ऐसी जगह से भी गुजरे जहाँ चौक था। वहां बिल्कुल दरमियान में पाकिस्तानी शहर फैसलाबाद की तर्ज का घंटा घर बना हुआ था। मैंने रितु को बताया तो उसने भी सुनकर मजा लिया। हम इनका ताकुब करते शहर के मुख्तलिफ सड़कों चौराहों से होते हुए चलते रहे, यहाँ तक कि तकरीबन 20 मिनट बाद हम एक पार्क में आ गए।
हमने इनकी बाइक से जरा फासले पर कार पार्क की और इनके पीछे पीछे लान के एक ऐसे गोशे में आ गए। यहाँ काफी हद तक अंधेरा था। हम चारों आमने सामने बैठ गए तो मैंने बात बढ़ाने के लिए पूछा, तुम इतनी जल्दी कचोरियों की दुकान तक कैसे पहुंच गए? आप कार से जरा घूम कर आए हो? मैंने पैदल चंद गलियां पार की और यहाँ पहुंच गया। उसने कहा तो मैंने पूछा, गुड़ वाली चाय कहाँ है? चंडीगढ़ में है और वो वहां पर बहुत फंसा हुआ है। उसने जवाब दिया तो मैंने पूछा, किसने फंसाया हुआ है उसे? बहुत सारी अफवाहें, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं जिस पर हतमी तौर पर कहा जाए कि ये हो सकता है। इस तक पहुंचा जा सकता है? मैंने पूछा। बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन इसके लिए तुम्हें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी यहाँ उसके आने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। वहां जाना पड़ेगा तो मैंने जानबूझकर बाकी बात अधूरी छोड़ दी। वो समझ गया इसलिए फौरन बोला, बड़ा शहर है, वहां आसानी से फील्डिंग लगाई जा सकती है, तो लगा दो, मुझे जल्द अज जल्द उस तक पहुंचना है। मैंने हतमी लहजे में कहा, मेरा मशवरा ये है कि यहां से निकल जाओ, तुम्हारे होने का इर्ताश यहां महसूस किया जा रहा है। उसने मुझे इतला दी तो मैं चौंक पड़ा। कौन है वो जो? मैंने पूछा। एक अफवाह गर्दिश कर रही है, लेकिन अभी इन्हीं लोगों के दरमियान है जो राकेश के बारे में दिलचस्पी रखते हैं। यकीन से कोई भी नहीं कह सकता, मुमकिन है कोई इस अफवाह को खबर में बदल दे। उसने थोड़ी सी बात में मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। ठीक है, राब्ता रखो और चंडीगढ़ में फील्डिंग लगा दो। फोन नंबर्स के तबादले के बाद हम वहां से उठे और पार्किंग से निकलते चले गए। बड़ी सड़क पर आते ही रीतू ने लोकेशन सेट की और हम चल पड़े। राजवीर, जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, वैसा नहीं है। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैंने दिलचस्पी से पूछा। मैं पूरी तरह नहीं जानती, लेकिन एहसास हो रहा है। खैर, मुझे लगता है यहाँ से चंडीगढ़ काफी दूर है, यही कोई 5 घंटे का रास्ता है। उसे सोचते हुए जवाब दिया तो मैं खामोश हो गया। मुझे भी कुछ सवालों के जवाब दरकार थे। वो शायद आज रात मुझे मिल जाते तो मैं कोई हतमी फैसला कर सकता था, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। रीतू ने भी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर लगा दी। हम इसी रास्ते से वापस जा रहे थे कि मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर शहबाज के नंबर रोशन थे। मैंने कॉल रिसीव की तो वो भरपूर आवाज में बोला, और मामा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, तुम बताओ। मैंने बड़ी मोहब्बत से पूछा। यार, बड़ी मजेदार बात है, वो जो तुमने एक फोन की बात की थी ना, जब मैंने तुम्हें पेट्रोल पंप से उठाया था। हाँ, उसने आज भी मुझे फोन किया है। मैंने कहा तो कहका लगाकर हंस दिया, फिर बोला, वही तुम्हें कॉल करने ही मैं फंस गया। वो पूजा के गैंग ही का एक आदमी निकला है, कोई अहम बंदा है, गुरु घंटाल किस्म का। अंदर से क्या है ये तो अभी पता चलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसे उठाया है, बात करके बताता हूँ। कौन है वो? मतलब पूजा ने कुछ बताया? मैंने पूछा। हाँ ना, उसकी तफसील तुम्हें मिल जाएगी। बाकी सब ठीक है, बस जल्दी से सारा काम खत्म करो और वापस आओ। उसने मोहब्बत से कहा। ओके, करता हूँ फिर बात, मैंने कहा और चंद अलविदाई बातों के बाद फोन बंद कर दिया। मैं एकदम से लाहौर में जा पड़ा था। कुछ देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं फरीदकोट में हूँ। मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे यूं लगा जैसे मैं शदीद उलझन का शिकार हूँ। सरहद पार आने के बावजूद मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया था। एक लम्हा तो मुझे यूं लगा जैसे मैंने बिना सोचे समझे और किसी भी प्लानिंग के यहाँ आकर गलती की है। मुझे अपने हदफ तक पहुंचने की पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। मैं यही सोचते हुए लाउंज में दाखिल हुआ तो रविंदर अपने सेल फोन में मसरूफ था। मुझे देखते ही उठ बैठा, फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, भाई जी कब जाना है चंडीगढ़?